तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। सॉरी आज थोड़ी क्लास डिलेड हुई। डिलेड होने का कारण था कैमरा चार्ज नहीं था, और कैमरा चार्ज होता तो समय से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती, बट कैमरा ना चार्ज होने के चक्कर में थोड़ा हमें वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं, वेट करना कभी बुरा नहीं होता, अच्छा ही माना जाता है। तो आइए इस वेट के बाद अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लेक्चर में आज हमारे पास है क्या पढ़ने के लिए और समझने के लिए। बेसिकली हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज हम दो बातें करेंगे। एक तो करेंगे मौर्य जब मर जाते हैं उसके बाद क्या होता है, अशोक के जाने के बाद कौन गद्दी पर बैठता है और कैसे उनका साम्राज्य खत्म होता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कैंसर। हम आज बात करेंगे जो कैंसर डिजीज़ होती है वो किस प्रकार फैलती है, इसमें कौन कौन सी जाँचें होती हैं, क्या होता है। देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे ऑलमोस्ट वो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि कैंसर इकलौती ऐसी डिजीज़ नहीं है जो आपको मारती है। कैंसर बहुत बुरी डिजीज़ नहीं। कैंसर में सेल डिवीज़न में कुछ इश्यूज़ होते हैं, अगर आप उसका प्रॉपर इलाज करा दें और उन डैमेज सेल्स को हटा दें तो आप अपने शरीर का उपचार कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप फिटनेस में हैं, मेंटली आपके पास फिटनेस प्रॉपर मैनर में आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो भी आप इसका इलाज बहुत आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। 45% केसेस तो ऐसे होते हैं जो बहुत ईजिली हील हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम है हम उनको सीरियसली फॉलो नहीं करते, हमको डर लगता है। पहले तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये डिज़ीज़ है क्या, ये कैसे फैलती है और इसके बेसिक लॉजिक क्या है, ये डिज़ीज़ क्यों होती है, कैसे होती है और कब होती है, इसको जानने की आपको ज़रूरत है। आप अगर इस डिज़ीज़ को ठीक से समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए आज हम समझते हैं कैंसर की डिज़ीज़ कैसे फैलती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से इस डिज़ीज़ से बचा जा सकता है और इसमें रियल तरीका क्या है कि हम इसे कैसे समझें। तो आपको पहली चीज़ एक समझनी है, जो आपको समझना है, जैसे हमारी बॉडी है, जो हमारी शरीर है, ये कोशिकाओं से बनी है, सेल से बनी है। ये जो है ना एक सिंगल सेल है, मतलब इतनी खाल भी अगर हम हटा दें तो इसमें तकरीबन 1 करोड़ कोशिकाएँ, 1 करोड़ से ऊपर कोशिकाएँ इतनी सी हाल में। ये इतनी सी हटाओगे तो भी आपको 80-90 लाख कोशिकाएं मिल सकती हैं। तो करोड़ों की कोशिकाएं एक छोटे छोटे पार्ट में हैं। तो ये क्या होती हैं, डेली बनती हैं, डेली बिगड़ती हैं। मतलब ये कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रतिदिन बनने और प्रतिदिन बिगड़ने का काम करती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रतिदिन बनती भी हैं, प्रतिदिन बिगड़ती है। मतलब जैसे आज जो कोशिका है वो कुछ दिनों बाद मर जाएगी और उसकी जगह दूसरी जगह ले लेगी। मतलब कहा जाता है ना, इंसान प्रतिदिन बदलता है, बिल्कुल बदलता है। जो हम आज हैं वो हम कल नहीं रहेंगे। कभी कभार आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, आपको थकावट बहुत लगती है, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो और आपका सेल डिवीज़न वीक हो गया, आपकी नवीन कोशिकाएं जल्दी ना बन रही हो। कभी आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो आपकी नवीन कोशिकाएं बहुत तेज़ी से बनती हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो एनर्जेटिक फील करने के लिए भी यही काम करता है। तो ये कोशिकाओं का डिवीज़न है क्या, ये किस प्रकार कार्य करती हैं, इनके बेसिक लॉजिक क्या हैं, उनके बारे में जानना समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं हैं वो डिवाइड होती हैं। जब वो डिवाइड होती हैं आपस में तो क्या करती हैं, नई कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये हमारे प्राकृतिक स्वास्थ्य तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोशिकाओं को डिवाइड करते हैं। जैसे हमारी कोशिकाएं जो हैं वो सेल्फ हीलिंग करती हैं। मतलब जैसे ये कोशिका है, फिर ये कोशिका दूसरी कोशिका में पलट जाएगी, फिर ये तीसरी में। अब ये कैसे टूटी, ये ऐसे बन गई, इसके बाद ये डिवाइड हो गई, तो इसने सेल डिवीज़न किया, नई कोशिकाएं बन गई। ऐसे जब ये कोशिकाएं आपस में बनती रहती हैं बच्चों, और एक समय ऐसा आता है जब ये कोशिकाएं आपस में टकरा जाती हैं। जैसे ये टकराती हैं इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है जैसे ये टकराएंगी वैसे ही डिवीज़न बंद कर दी। अब इनका विभाजन बंद हो गया। मतलब ये कोशिकाएं जब आपस में बनती रही आपस में टकराई, तो एक इंडिकेशन आ गया बॉडी को कि अब इन कोशिकाओं का विभाजन रोक दो, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी होगी। जैसे कहा ना, करोड़ों कोशिकाएं डेली बनती हैं, तो ये करोड़ों कोशिकाएं जो डेली बनती हैं, एक समय ऐसा भी तो आएगा जब आज की कोशिकाएं बननी पूरी हो जाएंगी। ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक अलार्म है, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन। इनहिबिटेशन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर आपकी कोशिकाएं पूरी बन गई तो इनहिबिशन जैसे ही होगा वैसे ही क्या करेंगे, ये वहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक, इससे क्या होता है, संख्या को नियंत्रित रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तभी विभाजित होते हैं। हमारी बॉडी में जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तभी विभाजित होते हैं, उसके बिना इनका विभाजन नहीं होता। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको समझने की आवश्यकता है। इनका विभाजन लिमिटेड है, इनका विभाजन लिमिटेड कॉन्सेप्ट में होता है, और ये तभी विभाजित होती हैं जब इनकी हमें आवश्यकता होती है। अगर हमें इनकी आवश्यकता नहीं होती तो विभाजित नहीं होती, कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन के चक्कर में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि मान लीजिए ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, ये चल रहा है,
ये जब आपके साथ हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या चेक करें, आप यहाँ पे ये चेक करें कि भाई ये सेल डिवीज़न यहाँ पे पर्टिकुलर मैनर में रुक जाएगा जब इसका टाइम यहाँ पे अप होगा। तो जब इसका टाइम यहाँ पे अप होगा तो ये क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को पर्टिकुलरली उस मोमेंट पे रोक देगा। बट अगर ये सेल जो है ये फॉल्टी हो जाए, मतलब इसका पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, इसका डीएनए चेंज हो जाए, ये भी तो हो सकता है, उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज और डीएनए किसी कारणवश अगर चेंज हो गया, कोई ऐसा कारण आया जिसके चक्कर में उसका डीएनए या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तब तो हमें दिक्कत होगी, एज ऑब्वियस हमें दिक्कत होगी। तब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम अगली स्लाइड में समझते हैं। अब हम यहाँ करेंगे, कभी कभार क्या होता है हमारा डीएनए डैमेज हो जाता है। क्यों होता है, हानिकारक विकिरण, एक्सरे, गामा रेज, रेडिएशन, जब ये हमारी बॉडी में पड़ता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याओं को लेके आता है। ये क्या करता है, हमारे डीएनए को डैमेज कर देता है, हमारे डीएनए की प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद तंबाकू का धुआं, जब हम तंबाकू को लगातार स्मोक करते हैं वो भी हमारे डीएनए में स्लो पर अंतर तो लाता है। इसके बाद तीसरा होता है रासायनिक, है ना, कार्सिनोजन। जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं जिसमें हानिकारक केमिकल पड़े हैं, जैसे जो रोज़ मोमोज़ खाते हैं, वो कौन सा तेल डाल के मोमोज़ को फ्राई करते हैं आपको नहीं पता, तो 99% आपको फ्यूचर में बैड हैबिट से कैंसर हो गई होगा। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो क्या करता है, जो हमारा डीएनए है वो ब्रेक हो जाता है सेल का। जब सेल का डीएनए ब्रेक होता है तो क्या करती है, ये फॉल्टी सेल्स बन जाती हैं। कौन सी सेल्स बन जाती हैं, फॉल्टी सेल्स बन जाती हैं। इन फॉल्टी सेल्स में क्या प्रॉब्लम है, इन फॉल्टी सेल्स में बच्चों ये प्रॉब्लम होती है कि जो पर्टिकुलर सेल्स हैं ये अपने डिवीज़न को सुचारू रूप से नहीं चला पाती। ये क्या करती हैं, ये अपने डिवीज़न को सुचारू रूप से नहीं चला पाती। ये एक समस्या इनके साथ आती है। जब ये अपनी डिवीज़न को सुचारू रूप से नहीं चला पाती तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये भूल जाती हैं, क्या भूल जाती हैं, डिवीज़न करना। अभी क्या करती हैं, पहले तो जब सेल डिवीज़न होता था तो ये सेल बनती थी, फिर ये सेल बनती थी, फिर ये सेल बनती थी, और इसमें जब आपस में यहाँ वाली सेल बन के टकराती थी तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता था, जो एक पर्टिकुलर अलार्म होता था जिससे सेल का डिवीज़न रुक जाता था। अब जो नई सेल्स बन रही हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, जब भी वो बनेंगी तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, इनको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं मिलेगा। जब इनको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं मिलेगा तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, अब ये जब सेल्स बनेंगी तो इनको ये नहीं पता कि किस तरीके से मरे। अब ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, ये हमारे लिए पूरी तरह इनके पास बैन है, क्योंकि इनका डीएनए काम नहीं कर रहा। जब इनका डीएनए काम नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक तो होंगे, मतलब क्या करेगा, ये डिवीज़न होता जाएगा, ये बढ़ेंगी, फिर ये दूसरी बना देंगे, फिर ये तीसरी बना देंगे, और देखो इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो रहा है, बट ये अपना डिवीज़न नहीं रोकेंगे, ये लगातार बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, हमारे शरीर में प्रतिदिन जो करोड़ों सेल्स बनती हैं वो इसलिए बनती हैं क्योंकि पुरानी सेल्स जो होती हैं वो कुछ दिनों बाद मर जाती हैं। हमारी नई सेल्स तब बनेंगी जब हमारी पुरानी सेल्स मरेंगी, उनका रिप्लेसमेंट होगा। बट ये सेल्स क्या करेंगी, ये बनती चली जाएंगी, ना मरेंगी ना रुकेंगी, मतलब ये यहाँ पे ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, मतलब ये आपका पूरा बोर्ड इस तरीके से भर जाएगा। ठीक, यहाँ पे सेल्स लगातार बनती जा रही हैं, ये सेल्स बनती जा रही हैं, रुक नहीं रही। फिर ये क्या करेंगी, ये जो सेल्स हैं, ये देखिए ये फॉल्टी सेल्स हैं, ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं फॉल्टी सेल्स हैं, ये जितनी सेल्स हैं ये आपको कैंसर देंगे। अब ये फॉल्टी सेल्स क्यों हो गए, इनका डीएनए प्रॉब्लम है। अब जब ये डीएनए का प्रॉब्लम हो गया तो ये मल्टीपल होती जा रही है। अब ये ना मर रही हैं, ना इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो रहा है, ना ये ऑटो हील हो रही है, रुक रही। हमारे शरीर में आज क्या होता है, हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं चाहिए उतनी कोशिकाएं बनती हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। फिर जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म होता है दोबारा बनना स्टार्ट करती हैं, फिर रुक जाती हैं। तो एक ऑटो अलार्म लगा है जो स्नूज करता है, फिर 10 मिनट बाद चालू होता है, फिर स्नूज करता है, फिर चालू होता है, और हमारी डेड सेल्स निकलती जाती हैं। अब जब रेडिएशन, तंबाकू या बाहर के खाने से हमें कुछ प्रॉब्लम होती है और हमें कैंसर बनता है तो एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म होता है और फॉल्टी कोशिकाएं जो हैं वो लगातार आपके शरीर में कोशिकाओं का विभाजन जारी रखती हैं, और धीरे धीरे जब यही बनती हैं, डिवाइड होती हैं और बिना नियंत्रण के ये लगातार चलती रहती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये थोड़े दिनों बाद पूरी तरीके से एक कोशिकाओं के नियंत्रण में आ जाती हैं, और ये क्या करती हैं, पूरी तरीके से कैंसर की ग्रंथि में बदल जाती हैं। अब ये क्या करती हैं, पूरी तरीके से कैंसर की कोशिका बना लेती हैं। अब ये कैंसर की कोशिका बन गई। अब ये कैंसर की कोशिका जो बनेगी ये अनियंत्रित रूप से चलेगी और सामान्य कार्य प्रणाली को हमारे यहाँ बाधित करेगी। अब यहाँ क्या समस्या है, सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करेगी। अब ट्यूमर का निर्माण कैसे होता है, देखिए सिंगल सेल थी, ये धीरे धीरे बढ़ी, उसके बाद बड़े बड़े ट्यूमर बन जाएंगे। अब ये ट्यूमर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं मास ऑफ सेल्स, मतलब जो कोशिकाएं हैं उनका एक लोथड़ा बन गया बड़ा सा। अब ये लोथड़ा क्या करता है, धीरे धीरे हमारे लिए ट्यूमर का रूप ले लेता है। ये ट्यूमर पहले तो एक ही जगह में रहता है, जनरली ये ट्यूमर क्या करता है, एक ही जगह पर रहता है, ये बाकी हिस्सों में नहीं फैलता। ये जो ट्यूमर है ये बाकी हिस्सों में बिल्कुल नहीं फैलता। तो इससे हमें क्या पता चलता है
इससे हमें ये पता चलता है कि इस ट्यूमर को हम प्रॉपर मैनर में समझ और देख सकते हैं और इस ट्यूमर को हम जान भी सकते हैं किस प्रकार से हमारे लिए काम करता है। अब ये ट्यूमर हमारी समझ के लिए ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ट्यूमर जब एक पर्टिकुलर जगह पर फैलता है, ठीक, तब तक तो ठीक है। मान लीजिए आपकी बॉडी के इस आंग में फैल गया, तो ये ट्यूमर एक जगह पर है, भाई इसको रिमूव कर दिया, काम खत्म। बट ये फॉल्टी सेल्स एक गलती क्या करती हैं, ये आसपास के टिश्यूज को नष्ट करती हैं। पहला काम समझिए, कैंसर प्रॉब्लम नहीं है, कैंसर इज नॉट अ प्रॉब्लम। कैंसर के चक्कर में जो दूसरे ऑर्गन परेशान होते हैं वो प्रॉब्लम है। समझो क्या समझा रहा है, ये कह रहा है कि भाई हमारे शरीर में मान लो सिर्फ इतनी सी जगह, ठीक, इतनी सी जगह में डेली सेल डिवीजन होता है और ये सेल डिवीजन होता है रुक जाता है, सेल डिवीजन होता है रुक जाता है। अच्छा, हेल्दी सेल्स भी तो उस बंदे की बॉडी में है, वो भी तो नहीं मरी अभी, वो हेल्दी सेल्स भी तो डिवाइड हो रही। अब जब ट्यूमर बना तो ट्यूमर ने क्या गलती कर दी, ट्यूमर ने कांस्टेंट अपनी सेल्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बनती जा रही है, 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 इन्होंने स्पेस यहाँ पे ले लिया, ठीक। इसके बाद एक फॉल्टी सेल इधर गई, इसने यहाँ पे भी ट्यूमर बना दिया। अब क्या कह रहा है, इस स्पेस में लगातार बढ़ता जा रहा है तो आसपास के जो ये सेल्स हैं इनको और ऑर्गन को परेशान करना स्टार्ट कर देगा। इनफैक्ट कहीं ऐसा हो गया कि ये सेल्स धीरे 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 और आगे बढ़ी और ये प्रॉपर मैनर में अपनी फंक्शनिंग करती गई करती गई करती गई करती गई। एक टाइम ऐसा आया जब ये धीरे 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 आपकी नसों में पहुंच गई, आपकी नसों में पहुंच गई और नसों में पहुंचने के बाद इसने बहुत सारे बेसिक बदलाव कर दिए। अब इसने क्या किया, नसों में पहुंचकर बहुत सारे बेसिक बदलाव किए। क्या बेसिक बदलाव किए, ये नसों से ब्रेन में पहुंच गया मान लो, तो ब्रेन में फॉल्टी सेल्स पहुंचेंगे तो वहां पे डिवीजन करेंगी। जब ब्रेन में पहुंच के फॉल्टी सेल्स डिवीजन करेंगे तो आपको ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। जब यही नसों के माध्यम से आपके लंग्स में पहुंच जाएगी, लंग्स का कैंसर दे देगी। लीवर में पहुंच जाएगी, लीवर का कैंसर दे देगी। मैंने आपको जब साइंस तक पढ़ाया था तो मैंने आपको सोमैटिक सेल्स भी पढ़ाई थी और एसोमेटिक सेल्स भी पढ़ाई थी, जो स्पेशल सेल्स होती हैं जो हमारे लिए काम करती हैं, उन सेल्स को भी पढ़ाया था और सोमैटिक सेल्स के बारे में भी मैंने आपसे सारी बात की थी। तो जब भी मैंने आपसे पर्टिकुलर बात की थी तो वहाँ पे हमने क्या बोला था, सोमैटिक सेल्स जो होती हैं वो स्पेशल सेल्स नहीं होती, स्टेम सेल स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो बॉडी में हर चीज़ को क्रिएट कर सकती हैं, बाकी सेल्स तो नहीं क्रिएट करें। अब यहाँ समस्या क्या है, हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स हैं, तो जैसे जब लीवर का डिवीज़न होता है उसको छोड़कर बाकी बॉडी ऑर्गन जब डिवाइड करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट काम सिर्फ ये करते हैं कि जब ये सेल डिवीज़न हमारी बॉडी में होता है, तो जैसे लंग्स में हो रहा है तो लंग्स के नई सेल्स बनाएंगे। ब्रेन का अभी भी रिसर्च चल रहा है कि ब्रेन क्या अपनी नई सेल्स को डेवलप करता है, तो अभी उसके बारे में हमें नहीं पता ब्रेन अपनी नई सेल्स डिवाइड करता है नहीं करता, पर बाकी करता है। तो ये ट्यूमर जब बनता है तो दो तरीके का, एक बेनिगन ट्यूमर होता है जो एक ही जगह पर रहता है जिसका इलाज किया जा सकता है, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हर जगह फैलने लगता है, वो खतरनाक होता है, ये बॉडी में कई जगह कैंसर का निर्माण कर देता है। सबसे खतरनाक इसका चरण होता है जिसे बोलते हैं मेटास्टैटिस। मेटास्टैटिस का मतलब क्या होता है, जब ब्लड सेल्स या लिम्फ से, जब ब्लड सेल्स या लिम्फ से ये आपके शरीर के अंदर पहुंचने लगता है, क्या हो रहा है, नसों के माध्यम से अंदर जाना स्टार्ट करता है, नसों के माध्यम से अंदर जाना स्टार्ट करता है और फिर आपके बॉडी के ऑर्गन्स के कई भागों में पहुंच जाता है। जब वो नसों के माध्यम से कई भागों में पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी में कई जगह पहुंचकर नए ट्यूमर्स क्रिएट कर देगा। तो कैंसर को स्प्रेडिंग डिजीज भी बोला जाता है अगर वो मेटास्टैटिस कैंसर है तो। मेटास्टैटिस कैंसर जिसको है उसको बचाना मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से बचाया जा सकता है, उसके तरीके भी अभी आगे बताऊंगा। मेटास्टैटिस कैंसर अगर किसी को हो गया तो उसको बचाया जा सकता है, पर उसको बचाने के लिए इलाज महंगा है, रेडिएशन ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम उनके साथ चलती है। अब कैंसर का इलाज आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। सर्जरी, अगर एक ट्यूमर है तो उसको निकाल देंगे, रेडिएशन हाई एनर्जी रेज डाली जाती है जिससे सेल का डिवीजन खत्म होता है और फॉल्टी सेल्स मर जाती हैं। कीमोथेरेपी, इंजेक्ट करने वाली एक दवाई जो आपकी बॉडी के अंदर डाल दी जाती है, तो ये नवीन सारी सेल्स को मार देता है, जो हेल्दी सेल्स हैं जो बन रही हैं उन्हें भी मार देगा और इनको भी मार देगा। इसके बाद इम्यूनोथेरेपी, सबसे अच्छी चीज़ इम्यूनोथेरेपी है। WBCs को इतना ताकतवर बना देना कि आपका शरीर खुद ही आपके टारगेटेड ट्यूमर को मार दे। इसके बाद टारगेटेड थेरेपी, सिर्फ उस सेल्स पे काम करना, पूरी बॉडी पे काम नहीं करना जहां पर ये कैंसर फैल रहा है, सिर्फ उस जगह पर हिट करना और उसको तैयार करके मार देना। अब ट्यूमर को निकालना सर्जिकल है, यह सबसे पुरानी और प्रभावी विधियों में से एक है। ये क्या है, ये सबसे पुरानी और प्रभावी विधियों में से एक है। ये क्या करती है, सबसे पुरानी और प्रभावी विधियों में से एक मानी जाती है, ठीक। अब ये क्या करती है, ये सबसे पुरानी और प्रभावी विधियों में से एक है। इसमें क्या होता है, जब ट्यूमर एक जगह होता है तो उसको हटाया जा सकता है, ये बहुत आसान है।
इसमें कैंसर अभी फैला नहीं है। ये इमरजेंसी में सबसे पहले होती है, इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी। मतलब जैसे कैंसर इस जगह पर है तो इस जगह को काट के हटा दो तो कैंसर आपका हील हो जाएगा, आगे फैलेगा ही नहीं। इसके बाद रेडिएशन थेरेपी, हाई एनर्जी रेज होती हैं, एक्सरे गामा रेज डाली जाती हैं ताकि कैंसर सेल को डिस्ट्रॉयड कर दें। हाई एनर्जी रेडिएशन सेल्स डीएनए तक को नष्ट कर सकती हैं, उनके डीएनए को नष्ट कर देती हैं। जब डीएनए उनका नष्ट हो जाता है तो उनका विभाजन खत्म हो जाता है। टारगेटेड अप्रोच है जो कहीं ना कहीं स्वस्थ सेल्स को कम नुकसान पहुंचाता है। कीमोथेरेपी एक खतरनाक डिवीजन है, ये दवा पूरे शरीर में फैलती है। मेटास्टैटिक कैंसर के लिए प्रभावी है, कई साइकिल में दी जाती है। इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं पर ये प्रबंधनीय है। मतलब इसके जो कीमो के साइड इफेक्ट है उनको बचाया जा सकता है। मतलब आपकी बॉडी में सलाइन वाटर के साथ रेडिएशन डाल देंगे। कीमोथेरेपी जब आपकी होती है तो आपकी बॉडी में पूरी तरीके से फैल जाता है और फिर धीरे धीरे ये आपकी बॉडी के सेल्स को मार देता है। इम्यूनोथेरेपी बहुत क्रांतिकारी है, रक्षा प्रणाली को मजबूत करना, आपकी बॉडी स्वयं इसके लिए लड़े। इससे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है, कम साइड इफेक्ट है, बट ये बहुत सक्सेसफुल अभी इलाज है नहीं, अभी भी इस पर काम चल रहा है। टारगेटेड थेरेपी भविष्य का इलाज है कि रोबोटिक्स के माध्यम से जो टारगेटेड कैंसर सेल हैं वहीं पर हम दवाई को ले जाएं। अगर वहीं पर हम दवाई को ले जाएंगे और वहाँ पे अगर इस दवाई को ले जाके हम कार्य करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान पड़ जाएगा ये काम करना। रोकथाम की अगर बात करें बच्चों, कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए हमें सबसे पहले तो गलत आदतों को सुधारना है। धूम्रपान करना, तंबाकू, इन सब का सेवन पूरी तरह निषेधित करने की आवश्यकता है। इसके बाद स्वस्थ जीवन शैली चाहिए, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज को अपनाना है, फल सब्जी संतुलित आहार लेना है और कम से कम आधे घंटे डेली व्यायाम करने की आदत डालनी है। नियमित जांच करानी चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कोई कैंसर हो तो नहीं रहा। कैंसर कोई सज़ा नहीं है, कैंसर का इलाज किया जा सकता है। अगर आप कैंसर के लिए अवेक रहते हैं तो आपकी चीज़ें बिल्कुल सही हो सकती हैं और इन चीज़ों को समझा जा सकता है। अब 5 मिनट बाद अगले लेक्चर में हम बस 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसे होता है।